हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक 2 का यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे आज। इसमें हम पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल कोरिलेशन पढ़ेंगे। पार्शियल कोरिलेशन और मल्टीपल ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये ऑलमोस्ट मैंने हर पेपर में देखे हैं। आपको ये कंप्यूट करने के लिए क्वेश्चन आता है, इसकी थ्योरी भी पूछी जाती है, डिस्क्राइब करने के लिए भी पूछा जाता है। आपको एक लीनियर रिग्रेशन की जो लाइन है वो भी फॉर्म करने के लिए आता है क्वेश्चन, और ये सॉल्व करने के लिए भी दिया जाता है। तो एक तरीके से ये पूरा यूनिट ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये होता क्या है पार्शियल कोरिलेशन, इसको समझ लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कई बार क्या होता है कि दो वेरिएबल से ज़्यादा आपस में एक दूसरे से इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने देखा कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट डालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस जो है, इंटेलिजेंस की वजह से मार्क्स के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट ज़रूर आता है। अगर इंटेलिजेंस ज़्यादा है तो मार्क्स ज़्यादा है, इंटेलिजेंस कम है तो मार्क्स कम है। इस तरीके से एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट डालता है। तो यहाँ पे दो ही वेरिएबल्स अभी तक हमने पढ़े, एक्स और वाई। लेकिन अगर तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों और वो तीनों में से मतलब एक ऐसा हो जो दोनों के ऊपर ही इफेक्ट डाल रहा हो, तो उस केस में उसमें हम पार्शियल कोरिलेशन यूज़ करते हैं। तो अब यहाँ पे जैसे तीसरा वेरिएबल आ जाता है एंग्जाइटी। अब एंग्जाइटी इंटेलिजेंस लेवल को और मार्क्स को, क्या दोनों को इफेक्ट करेगा? मान लो किसी का इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर वो बहुत एंग्शियस रहता है तो उसके मार्क्स तो फिर भी कम आएंगे। तो यहाँ पे तीसरा भी इन्वॉल्व हो गया है, तीसरा वेरिएबल भी अब इसमें आ गया है जो उस चीज़ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है, मार्क्स के ऊपर। तो मार्क्स सिर्फ यहाँ पे इंटेलिजेंस पे डिपेंड नहीं रह गए, अब यहाँ एंग्जाइटी लेवल पे भी डिपेंड करता है कि किसके मार्क्स कितने आएंगे। तो इस तरीके से जब तीसरा भी वेरिएबल आ जाता है तो उस केस में हम पार्शियल कोरिलेशन का यूज़ करते हैं। तो इन्होंने लिखा हुआ है सपोज कि कोरिलेशन हमने निकालना है कोलेस्ट्रॉल लेवल और बैंक बैलेंस का। तो कोलेस्ट्रॉल लेवल कह रहे हैं कि ये दोनों ऐसे वेरिएबल्स हैं जो एज के साथ साथ बढ़ते जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल लेवल भी एज के साथ साथ बढ़ जाता है लोगों में, और जो बैंक बैलेंस है वो भी एज के साथ बढ़ जाता है क्योंकि उनकी सेविंग्स होने लगती है धीरे धीरे। तो अब यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें कि एक तो वेरिएबल है कोलेस्ट्रॉल लेवल, दूसरा वेरिएबल है बैंक बैलेंस, और तीसरा वेरिएबल जो यहाँ पे दोनों के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है वो एज है। तो इस केस में, इस तरह के केसेस में हम क्या करते हैं, पार्शियल या पार्ट कोरिलेशन बोलते हैं। देर इज एन एज फैक्टर विच इन्फ्लुएंस बोथ कोलेस्ट्रॉल एंड बैंक बैलेंस, सो वी वॉन्ट टू नो ओनली द कोरिलेशन बिटवीन कोलेस्ट्रॉल एंड बैंक बैलेंस। अब हम अगर ये चाहते हैं कि एंग्जाइटी का कोई असर ना पड़े, सिर्फ हमें इन दोनों का ही देखना है, तो हम एंग्जाइटी को किसी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं कि उसको हम सेम रखेंगे और उसके बाद देखेंगे कि इंटेलिजेंस का मार्क्स के ऊपर क्या असर हो रहा है। ऐसे ये कह रहे हैं कि यहाँ ये चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल और बैंक बैलेंस का आपस में क्या रिलेशन है, एज को हम रखेंगे कांस्टेंट। तो यहाँ पे विदाउट द एज इन्फ्लुएंस वी कैन टेक पर्सन फ्रॉम द सेम एज ग्रुप। तो हमने सेम एज ग्रुप के लोग ले लिए, तो उससे क्या हो गया, एज का जो इन्फ्लुएंस था वो खत्म हो गया। अब हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल और बैंक बैलेंस आपस में कैसे कोरिलेटेड है। तो इसी तरीके से जब हम स्टैटिस्टिकली इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं, एज फैक्टर को या एंग्जाइटी फैक्टर को या कोई भी तीसरा जो है, स्टैटिस्टिकली उसको कंट्रोल कर लेते हैं और उसका इन्फ्लुएंस नहीं पड़ने देते पहले दो वेरिएबल्स में, उसको पार्शियल कोरिलेशन बोलते हैं। और इसी तरीके से और भी इन्होंने एक एग्जांपल दिया है कि मान लो कोरिलेशन ऑफ एकेडमिक अचीवमेंट है जो, उसका हमने देखना है कि वो इंटेलिजेंस का भी असर होता है, वर्क हैबिट का भी असर होता है, एक्स्ट्रा कोचिंग का भी असर होता है, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ये सारी चीज़ें उससे कोरिलेटेड हैं। लेकिन हमें किसी एक चीज़ का ही देखना है, तो उसमें अगर इतने मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, अब यहाँ पे तो तीन थे सिर्फ ऊपर, यहाँ पे मल्टीपल है, 1 2 3 4 और पांचवा अकेडमी। इस तरीके से जब बहुत सारे वेरिएबल्स हो जाएंगे इन्वॉल्व, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल कोरिलेशन। तो पार्शियल कोरिलेशन यानी कि तीन वेरिएबल्स हैं, मल्टीपल कोरिलेशन तीन से ज़्यादा हो गए हैं। तो ऐसे ही पहले पार्शियल कोरिलेशन को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं ए और बी जो आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। द कोरिलेशन बिटवीन देम इज पार्शियल आउट और कंट्रोल फॉर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल कॉल्ड पार्शियल वेरिएबल। तो किसी तीसरे वेरिएबल का, मान लो तीसरा वेरिएबल सी है,
उसका इनसे जो भी कोरिलेशन है उसको कंट्रोल कर लिया है, यानी कि उसको हमने पार्शियल आउट कर दिया है, इसलिए उसको हम बोलते हैं पार्शियल कोरिलेशन. So it is assumed that some other variable is influencing the correlation between A and B, and then influence of this variable is partial out for both A and B. तो उसको partial out हमने कर दिया. Hence it can be considered as correlation between two set of residuals. तो जो बच गए, कौन से बच गए? A और B बच गए. तो A है, B है और C है. इनका असर एक दूसरे पे तीनों पे हो रहा है. ठीक है, ऐसे है. लेकिन हमें सिर्फ इनका देखना है, तो हमने इसको कंट्रोल कर लिया. तो हमने इसको कर दिया पार्शियल आउट. इसको हमने पार्शियल आउट कर दिया क्योंकि हमें सिर्फ एक इन दोनों का इन्फ्लुएंस एक दूसरे पे देखना है. तो इन दोनों को हम बोलते हैं रेजिडुअल्स, यानी कि जो बच गए, कौन से बच गए? ये दो बच गए, ए और बी. तो ऐसे इसमें होता है. तो कोरिलेशन कैसे दिखाते हैं ऐसे तीन वेरिएबल का? हम ऐसे लिखते हैं आर, ए, बी और सी, यानी कि आर के नीचे ए और बी जिसका आपस में हमने कोरिलेशन देखना है, फिर फुल स्टॉप लगा के सी जिसको हमने पार्शियल आउट कर दिया है. आर, ए और बी ऐसे देखते हैं. फॉर्मूला इसका क्या है? ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया हुआ है. तो यहाँ पे फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि इन्होंने एक्स वाई कुछ नहीं यूज किया हुआ, इन्होंने आर का ही यूज किया हुआ है, यानी कि पहले से ही इनके बीच के कोरिलेशन निकालने पड़ेंगे हमें. पहले ए और बी का कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, फिर ए और सी का कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, फिर बी और सी का कोरिलेशन निकालना पड़ेगा, फिर वो ये सब चीज़ें हम इस फॉर्मूले में डालेंगे तो हमारा पार्शियल कोरिलेशन आएगा. अब ये कोरिलेशन निकाला कैसे हुआ है? इसमें इन्होंने पियर्सन्स का प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन वाला फॉर्मूला यूज़ किया है. तो पियर्सन्स का प्रोडक्ट मूवमेंट हमने पढ़ लिया था पहले ही, कोरिलेशन वाला. उससे इन्होंने पहले ही कोरिलेशन निकाल लिए हैं ए, बी और सी के बीच में. तो अब जैसे यहाँ पे देखते हैं इन्होंने जो टेबल दिया हुआ है, तो इन्होंने जो तीन चीज़ें ली हैं, तीन वेरिएबल लिए हैं, मान लो ए, बी और सी इसको बोल देते हैं हम. तो ये 10 लोगों का है, तो हमारा एन है 10. और ये एकेडमिक अचीवमेंट एक वेरिएबल है, एंग्जाइटी दूसरा वेरिएबल है, इंटेलिजेंस तीसरा वेरिएबल है. अब कंप्यूट करना है पार्शियल कोरिलेशन बिटवीन एकेडमिक अचीवमेंट एंड एंग्जाइटी, partial out intelligence and anxiety partial out for intelligence. मतलब हमें ए और बी के बीच में कोरिलेशन निकालना है और पार्शियल आउट हमने कर दिया इंटेलिजेंस को. तो ये हो गया आर, ए, बी डॉट सी. ठीक है. तो वी नीड टू कंप्यूट पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन फॉर ऑल थ्री वेरिएबल्स. तीनों के बीच का हमने पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन निकालना है, जो हमने ब्लॉक 1 में फर्स्ट यूनिट में पढ़ लिया था. और इसके बाद ये देखो यहाँ इन्होंने निकाल रखा है, जैसे एंजाइटी और एकेडमिक अचीवमेंट का कोरिलेशन ये है, आरपी बोलते थे ना हम उसको. इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट का ये निकाला हुआ है, और एंजाइटी और इंटेलिजेंस का ये निकाला हुआ है. तो आपको अगर याद हो कि पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस वाई बार एंड डिवाइडेड बाय एन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई. तो इस तरीके से फॉर्मूला था. ये प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन का फॉर्मूला है, जिससे आपने ये कोरिलेशन निकालने हैं इन तीनों के बीच के. तो अब जैसे हम देख लेते हैं एक निकाल के. पहले एंजाइटी और एकेडमिक अचीवमेंट का इन्होंने निकाला हुआ है -3.69. तो एंजाइटी और अचीवमेंट, एकेडमिक अचीवमेंट यानी कि ए और बी का, तो अगर इसको एक को x मान लेते हैं, एक को y मान लेते हैं. और पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट में हमने क्या क्या निकालना होता है? तो जैसे पहले हम निकालते हैं x माइनस एक्स बार, यानी कि आपका जो टोटल x है, ये यहाँ पे कितना आ रहा है? टोटल x आ रहा है 153. और इसका जो मीन आ रहा है, मीन यानी कि 153 को 10 से डिवाइड कर देंगे तो वो आ जाएगा 15.3. तो आपका जो x बार है वो 15.3 है. तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं इन सबको हमने 15.3 से
माइनस करना है सारी वैल्यूज को, 15.3 से माइनस करना है, तभी हमारा आएगा x माइनस एक्स बार। तो ये माइनस करते हैं, तो मैंने ऑलरेडी जैसे कैलकुलेट करके रखा है, तो ये वैल्यूज ऐसे आएंगी -0.3, 2.7, -2.3, -1.3, 3.7, ऐसे करके ये वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, x माइनस एक्स बार यानी कि x माइनस मीन हमने निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें प्रोडक्ट मूवमेंट पियर्सन्स कोरिलेशन में इनका स्क्वायर चाहिए, इन वैल्यूज का। तो इसका हमने स्क्वायर कर लिया, तो यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 0.09, 7.29, 5.29, 1.69, 13.69, इस तरीके से आता रहेगा। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या निकाल लिया, हमने एक तो निकाल लिया हमारा x बार कितना है, जो कि 15.3 है। हमने x माइनस एक्स बार करा, ये सारी वैल्यूज आ गई, तो इनको टोटल कर लेना है। तो समेशन x माइनस एक्स बार हमने निकाला और इसको टोटल करा जब हमने, तो ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका ये वैल्यूज सही है एकदम। उसके बाद अब हमने समेशन इसका करना है, समेशन x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का समेशन, यानी कि इस वैल्यू का समेशन, इनका टोटल कितना आ रहा है, इसका आएगा आपका सारी अगर आप निकाल लोगे तो 100.1 आएगा। तो हम ये चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं, जो जो हमें फॉर्मूले में चाहिए। हमें फॉर्मूले में चाहिए x बार 15.3, हमें फॉर्मूले में चाहिए x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर का समेशन टोटल, जो कि हमारा आ रहा है 100.1। ठीक है, ये तो हो गया x के बारे में। अब आगे चलते हैं, y के बारे में बात करते हैं। y में ये जो वैल्यूज है, एंजाइटी की वैल्यूज है, इसको हमने y वेरिएबल बोला हुआ है। इसका टोटल करते हैं तो 48 आ रहा है। इसका मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ y का, ताकि हमें इजी हो जाए दोनों के बीच में आइडेंटिफाई करने में। तो y का जो टोटल आ रहा है वो 48 आ रहा है, और y बार यानी कि y का मीन कितना हो जाएगा, 48 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल टू 4.8। तो यानी कि हमारा जो y बार है वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, y बार है 4.8। अब हमें y माइनस वाई बार निकालना है, जैसे हमने ये x माइनस एक्स बार निकाला था, ऐसे ही हमें y माइनस वाई बार निकालना है, यानी कि जो y है इसमें से हमने ये 4.8 माइनस करते जाना है, मीन -4.8, -4.8, -4.8, -4.8, ऐसे करके। तो ये जो हमारी वैल्यूज आएंगी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं सारी नहीं लिखूंगी, आप इसको पूरा सॉल्व करके देखना, मैं 2-4 वैल्यूज यहाँ लिख देती हूँ। तो ये इस तरह से आएंगी 1.2 माइनस 1.8, 3.2, 1.2 माइनस 2.8, ऐसे करके आएंगी। ठीक है, इसका जब आप टोटल करोगे तो 0 आएगा, तो इसका मतलब वैल्यूज ठीक है बिल्कुल। उसके बाद इसको स्क्वायर भी तो करना है, जैसे हमने x माइनस एक्स बार को स्क्वायर किया था, y माइनस वाई बार को भी हमने स्क्वायर करना है, क्योंकि हमें इसका भी फॉर्मूले में चाहिए। तो y माइनस वाई बार का स्क्वायर करना है, ये सारी वैल्यूज का हम स्क्वायर करेंगे, इन सारी वैल्यूज का। तो ये जो स्क्वायर करेंगे तो 1.44, 3.24, 10.24, फिर 1.44, 7.84, ऐसे ऐसे आता जाएगा, और टोटल कर लो उसका नीचे, तो इसका जो टोटल आपका बनेगा वो बनेगा 33.6। तो अभी तक हमें जो जो फॉर्मूले में चाहिए वो हमने निकाला है। ठीक है, अब एक चीज और रह गई है, लास्ट चीज जो हमें प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन के लिए चाहिए होती है, वो ये होता है, ये जो x माइनस एक्स बार है, एक बार मैं फिर से कलर चेंज करके आपको बताती हूँ। ये जो x माइनस एक्स बार है, इसको y माइनस वाई बार, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। सॉरी, स्क्वायर को नहीं करेंगे हम, स्क्वायर को नहीं करेंगे, हम करेंगे इस वैल्यू को, x माइनस एक्स बार और y बाय माइनस वाई बार, ये दोनों वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। यानी कि हमें
x माइनस एक्स बार को y माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करना होता है, और जो वैल्यूज आती हैं उसका टोटल हमें चाहिए। हमें समेशन चाहिए किस चीज़ का, x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समेशन चाहिए अपने फॉर्मूले के लिए। तो ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू, ऐसे सारी वैल्यूज को आप आपस में मल्टीप्लाई करोगे और उनका मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी वैल्यू आ रही है उनका टोटल करोगे, तो वो आपका टोटल आएगा -22.94। तो ये x और y यानी कि एकेडमिक अचीवमेंट और एंजाइटी, इनकी वैल्यू से हमें प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन निकालने के लिए हमें ये सारी चीज़ें चाहिए। हमें ये चाहिए x माइनस एक्स बार स्क्वायर का समेशन, हमें y माइनस वाई बार स्क्वायर का समेशन, और x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार का समेशन। ये तीन चीज़ें हमें चाहिए, तो वो हमने इन सारी वैल्यूज से निकाल लिया। अब हमारा फॉर्मूला क्या था मैं वो लिख देती हूँ। हमारा जो पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन था उसका फॉर्मूला था समेशन x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, इनका समेशन था, और नीचे n इंटू एस एक्स इंटू एक्स वाई, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो ये एस एक्स कैसे निकाला था, इसका भी एक फॉर्मूला था, ये था समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वेयर अपॉन n। और एस वाई कैसे निकाला था, सेम फॉर्मूला था, बस x की जगह y आ जाएगा अपॉन n। अब देखो एस एक्स एस वाई तो हम इजीली निकाल सकते हैं क्योंकि हमने ये वैल्यूज निकाली हुई हैं। x माइनस एक्स बार स्क्वेयर का समेशन क्या है 100.1, तो 100.1 डिवाइडेड बाय कितनी वैल्यूज हैं, 10 वैल्यूज हैं, 10। ऐसे ही यहाँ पे y माइनस वाई बार का समेशन हमने निकाला हुआ है 33.6 डिवाइडेड बाय 10। तो आपका जो एस एक्स और एस वाई आएगा वो आ जाएगा, एस एक्स आपका आएगा यहाँ पे, अगर हम इसका अंडर रूट निकालते हैं तो ये आएगा 3.16, और एस वाई आपका आ जाएगा 1.83, ठीक है। अब फॉर्मूले में वापस जाते हैं, इस फॉर्मूले में तो यहाँ पे ऊपर वाला पार्ट जो है समेशन ऑफ एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार वाई, ये तो हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे -22.94 है, तो फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो ये कैसे हो जाएगा, -22.94 डिवाइडेड बाय n यानी कि 10 इंटू एस एक्स कितना आया हमारा 3.16, एस वाई कितना आया 1.83। तो ऐसे कैलकुलेट करके आपका आर आएगा, जो कि आपका आ रहा है माइनस आर कितना आ रहा है -0.396। ये आपका आर आ रहा है किन दोनों का, एंजाइटी और एकेडमिक अचीवमेंट का कोरिलेशन जो आ रहा है वो -0.396 आ रहा है। और यहाँ देखो इन्होंने भी यही बोला हुआ है कि एकेडमिक अचीवमेंट और एंजाइटी का जो कोरिलेशन है वो -3.69 है। थोड़ा सा यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, एक्चुअली में जो आ रहा है वो -396 है, इन्होंने 69 लिखा हुआ है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो इस तरीके से हमने एंजाइटी और एकेडमिक अचीवमेंट का कोरिलेशन पहले निकाला, फिर हमने इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट का कोरिलेशन निकाला, फिर हमने एंजाइटी और इंटेलिजेंस का निकाला। तीनों कोरिलेशन आपने निकालने हैं, काफ़ी लंबा प्रोसेस है, इसमें टाइम लगता है क्योंकि अपने आप में ही प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन एक बड़ा सा सम होता है, उसको निकालना है 3 बार आपने, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं। फिर आप इस फॉर्मूले पे आओगे पार्शियल कोरिलेशन के, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पार्शियल कोरिलेशन कैसे निकलेगा, ए और बी का कोरिलेशन माइनस ए और सी का कोरिलेशन इंटू बी और सी का कोरिलेशन। ऐसे ही नीचे 1 माइनस ए और सी के कोरिलेशन को स्क्वायर करा हुआ है और बी और सी के कोरिलेशन को, तो यानी कि आपका ए और बी का कोरिलेशन कितना आ रहा है -0.369 है जो यहाँ लिखा हुआ है, तो वो यहाँ इन्होंने लिख दिया। ए और सी का कितना आ रहा है, ए और सी का आ रहा है 0.918, वो यहाँ लिख दिया। बी और सी का कोरिलेशन कितना आ रहा है -0.245, वो यहाँ लिख दिया, और नीचे अंडर रूट के अंदर उसका स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से आप जब सॉल्व करोगे तो आपका पार्शियल कोरिलेशन फाइनली ये आ रहा है -0.375।
तो मतलब हमने इन तीनों वेरिएबल्स का आपस का पार्शियल कोरिलेशन निकाल लिया है। पहले तीनों का अलग अलग एक दूसरे के साथ पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट निकाला, वो जो यहाँ लिख दिया बारी बारी तीनों का आपस में, और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज करके हमने पार्शियल निकाला। पार्शियल बिटवीन टू वेरिएबल्स एकेडमिक अचीवमेंट एंड एंजाइटी। अब यहाँ पे जो इंटेलिजेंस था वो कंट्रोल्ड था, ये हमने ऊपर भी पढ़ा था कि हम जो इंटेलिजेंस को हम कंट्रोल कर रहे हैं, इंटेलिजेंस को हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो यानी कि जब इंटेलिजेंस को कंट्रोल करते हैं तो एकेडमिक अचीवमेंट और एंजाइटी के बीच का कोरिलेशन ये आता है -0.375। इसको है ना, इसलिए इस तरीके से इन्होंने डायग्राम से आपको दिखाया हुआ है कि एक तरफ एकेडमिक अचीवमेंट है, एक तरफ इंटेलिजेंस है, एक तरफ एंजाइटी है, तीनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर रहे हैं। तो जो आपके ये वाले हॉरिजॉन्टल बार्स हैं, ये वाले, ये वेरिएंस एक्सप्लेन्ड बाय इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस और एकेडमिक अचीवमेंट और एंजाइटी इनके बीच का वेरिएंस है। और ये जो आपका स्लांट वाला बार है, ये वाला स्लांट वाला, ये वाला जो है, ये है वेरिएंस शेयर्ड बाय एकेडमिक अचीवमेंट एंड एंजाइटी नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे इंटेलिजेंस नहीं है इस जगह पे, तो ये सिर्फ वो वाला वेरिएंस है जो सिर्फ एकेडमिक अचीवमेंट और एंजाइटी के बीच में है, इसमें इंटेलिजेंस नहीं है। तो ये आपको पार्शियल कोरिलेशन को डायग्रामेटिकली दिखा रहे हैं कि हमने जो कोरिलेशन निकाल लिया है लास्ट में, यानी कि जो -0.375 है, 0.375, मतलब जो हमने कोरिलेशन निकाला है वो हमने ये वाले हिस्से का निकाला है जहाँ पे इंटेलिजेंस का कोई इन्फ्लुएंस नहीं पड़ रहा है हमारे एकेडमिक अचीवमेंट में और एंजाइटी में। तो ये हमने कोरिलेशन इस वाले वेरिएंस का निकाला है। तो इस तरीके से इन्होंने आपको डायग्रामेटिकली शो करा हुआ है। अब सिग्निफिकेंस टेस्टिंग कैसे होती है इसकी, हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो कहता है कि जो रिलेशन है वो ज़ीरो होता है। नल हाइपोथेसिस आपको बोलता है कि कोरिलेशन ज़ीरो है, ठीक है, और ऑल्टरनेट बोलता है कि कोरिलेशन ज़ीरो नहीं है। एंड द ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अगेन यहाँ पे मिस्टेक है, ये आपका नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस नहीं लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए आपका ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है कि कोरिलेशन इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और नल हाइपोथेसिस बोलता है कि जो कोरिलेशन है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें इसकी सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करने के लिए हम टी वैल्यू निकालेंगे। टी वैल्यू के फॉर्मूला यहाँ दिया हुआ है। अब इस फॉर्मूले को समझ लो, इसमें क्या मांगा हुआ है, एक तो आरपी मांगा हुआ है। आरपी क्या है, आरपी आपका पार्शियल कोरिलेशन है जो ऊपर हमारा -0.375 करके आया है। एंड टोटल सैंपल साइज है जो हमारा 10 है। और वी क्या है, टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे, एक एकेडमिक अचीवमेंट है, एक है इंटेलिजेंस और एक है एंजाइटी। तीन वेरिएबल्स है ना, तो तीन वेरिएबल्स हैं यानी कि वी हमारा 3 है, वी 3 है। तो ये जो वी है यहाँ पे ये 3 है, ठीक है। और यहाँ पे कह रहे हैं कि द सिग्निफिकेंस ऑफ आरपी इज टेस्टेड एट डिग्री ऑफ फ्रीडम n-v। तो इसका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-v होता है, यानी कि n कितना है 10 और v कितना है हमारा 3, क्योंकि यहाँ पे तीन वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैं। तो 10 - 3 यानी कि हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। तो जो हम टेबल देखेंगे उसमें हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम 7 में देखना है। तो अब इस फॉर्मूले में इन्होंने ये वैल्यूज पुट कर दी, ये आरपी हो गया, ये एन हो गया, ये वी हो गया, यहाँ 1 माइनस अंदर भी आरपी का स्क्वायर आ गया। इसको इन्होंने निकाला तो टी वैल्यू आ रही है 1.69। तो अब ये आ गई टी वैल्यू जिसको हमने टेबल में देखना है। तो हम टेबल में कैसे देखेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। आपके टेबल में इस तरह डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ लिखी होगी 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के सामने आपने कहाँ जाना है, 0.05 सिग्निफिकेंस लेवल पे जाना है। यूजुअली अगर आपको ना पता हो तो आप 0.05 ही लेना। तो यहाँ इसके नीचे और 7 के सामने अगर हम देखते हैं तो ये बोल रहे हैं कि वैल्यू जो आ रही है वो 2.36 आ रही है। यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो 2.36 आ रही है। इसका मतलब हमारी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, ऑब्टेन्ड वैल्यू जो है वो लेस देन टेबल वैल्यू है। टेबल वैल्यू 2.36 है, कैलकुलेटेड वैल्यू 1.69 है टी की। तो इसका मतलब क्या है, द ऑब्टेन्ड वैल्यू इज स्मॉलर देन दिस वैल्यू, जो टेबल की वैल्यू हो, सो वी एक्सेप्ट दी नल हाइपोथेसिस। तो हमने क्या कर लिया, नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर लिया कि उनका आपस में
कोरिलेशन 0 है। तो इस तरीके से इसकी सिग्निफिकेंस टेस्टिंग भी हमने कर ली। अब यही चीज़ इन्होंने लार्ज सैंपल के लिए भी बताया हुआ है कि पहले तो ऊपर छोटा सैंपल था, 10 लोगों का था। अगर हम लार्ज सैंपल पे करते हैं जहाँ पे हम ये देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन स्टडी स्किल एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, इनका रिलेशन आपस में देखना है, तो इसमें तीसरा वेरिएबल क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ द स्टडी स्किल। सो शी बिलीव दैट दे कैन बी इफेक्टिव बिकॉज दे आर गुड कॉग्निटिव टेक्निक्स। द फर्स्ट एट्रीब्यूट ऑफ द स्किल while second is placebo effect. She wanted to test this hypothesis. So measuring the hours spent in practicing the study skills and marks obtained, and she also took measures on belief that study skill training is useful. तो ये तीन जो इन्होंने यहाँ पे लिए हुए हैं वेरिएबल्स, एक तो प्रैक्टिस ऑफ स्टडी स्किल लिया है, एक यूनिट टेस्ट के मार्क्स लिए हैं, और तीसरा है बिलीफ अबाउट यूजफुलनेस ऑफ स्टडी स्किल्स। तो ये तीन वेरिएबल हैं, ए बी और सी। तो अब यहाँ पे सैंपल कितना है, लार्ज है, 100 का सैंपल है, 100 का सैंपल है, लेकिन तरीका बिल्कुल वही है जो हमने ऊपर यूज़ किया। ए बी के बीच का कोरिलेशन पहले निकालना है, फिर ए और सी के बीच का कोरिलेशन निकालना है, फिर बी और सी के बीच का, ये कौन सा कोरिलेशन है, वही प्रोडक्ट मूवमेंट, पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन है, ये आप निकालोगे। 100 इसका एन की वैल्यू क्या है, 100 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, 100 माइनस 3, क्योंकि तीन वेरिएबल्स हैं तो 100 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 97 डिग्री ऑफ फ्रीडम आएगा। तो पहले आप क्या करोगे, आप ये पार्शियल कोरिलेशन निकालोगे इस फॉर्मूले से। तो इन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि जो हमारा पार्शियल कोरिलेशन आ रहा है ये आ रहा है 0.625, और फिर इन्होंने टी वैल्यू निकाली जो आ रही है 2.12। तो सिग्निफिकेंस टेस्टिंग करी 0.05 लेवल पे। तो इस केस में आपका जो यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दी नहीं हुई है, इन्होंने कहा है कि हम वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, यहाँ पे इन्होंने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि हमने ऊपर अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया था, अगर आपको याद हो, तो यहाँ पे हमने अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया था क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से छोटी थी। पर इस केस में इनकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है यहाँ पे, ये हो सकता है टेबल वैल्यू से बड़ी हो, तो ये कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन टेबल वैल्यू, इसलिए इन्होंने नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दिया। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या देखा होगा, 97, क्योंकि एन माइनस वी जो है वो 97 आएगा, तो वो डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो इस तरीके से लार्ज सैंपल के लिए भी सेम मेथड यूज़ करके पार्शियल कोरिलेशन निकाला हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ पार्शियल कोरिलेशन पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।